9 साल में पहली बार विपक्ष गैर भाजपा विपक्ष एक होते हुए दिखाई पड़ रहा है। भाजपा सख्ते में है कि इसका मुकाबला कैसे करे। तो भाजपा ने इतना तो मान लिया है कि 4 दिन की चांदनी हो गई है। प्रधानमंत्री अपने भाषणों में वोट फॉर इंडिया कहते हुए नजर आते हैं, तो अब उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। सोनिया गांधी का यूएसपी यह है कि वो गठजोड़ राजनीति को कांग्रेस में लाने वाली पहली नेता है। हेमंत विश्व शर्मा ने जो किया है उसका तो भाजपा प्रवक्ता जवाब ही नहीं दे पाए हैं। देखिए, इंडिया को तो वो हटा ही नहीं सकते। संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। बीजेपी और जो नरेंद्र मोदी पूरा राजनीति का एजेंडा और बहस का रुख सेट किया करते थे, ये बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है। उसकी विपक्ष की बनाई हुई पिच के ऊपर खेल रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कैसे खेलें। उल्टे सीधे शॉट मार रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि अगले चुनाव में भाजपा की 100 से 150 सीटें कम हो सकती हैं। टीवी के खबरिया चैनल हैं, वो तो 2014 के बाद से विपक्ष के खिलाफ सुपारी लिए हुए घूम रहे हैं। करोड़ों प्रतियां अदानी के मसले पर एक पतली सी 10-12 पेज की पुस्तिका बना के सारे देश में वितरित की जानी चाहिए। देखिए, कर्नाटक में तो मैं एक लाइन में कहूंगा, भ्रष्टाचार और निकम्मेपन के कारण भाजपा हारी। देखिए, राहुल गांधी तो जनता के साथ जुड़ के और अपनी नजदीकी बढ़ा के राजनीति कर रहे हैं। ठीक है। नरेंद्र मोदी जनता के साथ डिस्टेंस रखते हैं। मोदी जय श्री राम, मोदी जी जय श्री राम, और कोई नहीं बोल रहा था। वहां 4000 लोग थे, अध्यापक थे, छात्र थे इसके अंदर हैं, और कोई नहीं बोल रहा था। केवल वही लोग व्यवस्थित तरीके से, नियोजित तरीके से मोदी के नारे लगा रहे थे। पिछले 2 दिनों से इंडिया वर्सेस एनडीए वर्सेस भारत आप सभी ने कई जगह सुना होगा, और पिछले 2 दिन से राजनीतिक गलियारों में इन 2-3 नामों की बड़ी चर्चा है, और इन्हीं के आसपास जो है वो सियासत घूम रही है। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2024 की ये तैयारी भी है। तो न्यूज़ चैनल्स पर आप डिबेट सुन रहे होंगे, वहाँ पर कई सारे सिनेरियो आपके सामने निकल कर आ रहे होंगे, लेकिन आपको एक निष्कर्ष जो है ना वो नहीं समझ में आ रहा होगा कि आखिर बीजेपी अपना जो पर्सपेक्टिव आपके सामने रख रही है वो ठीक है, या फिर विपक्ष जिसको इंडिया कहा जा रहा है उनका सिनेरियो ठीक है। इसको आज समझने के लिए मैं आया हूँ सबसे सही इंसान के पास। हमारे साथ हैं अभय कुमार दुबे, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी जो बात ये है वो ये है कि ये प्रोफेसर भी हैं। तो ये आपको समझाएंगे, क्योंकि ये पिछले कई सालों से राजनीति को कवर करते आ रहे हैं। इन्होंने कई पार्टियों के गठजोड़ को देखा है, फिर उस गठजोड़ को टूटते हुए देखा है। मतलब ओवरऑल सिनेरियो क्या रहेगा उसी पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो पहला सर सिंपल सा सवाल, एनडीए वर्सेस इंडिया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? उसके बाद मेरे बहुत सारे सवाल होंगे। देखिए, आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें मुझे लग रहा है ऐसे कोई एक शरारती बच्चा हो, तो जब तक वो शरारतें अपने करता रहता है, लोग उसकी शरारतों का मजा लेते रहते हैं, उसकी तारीफें चलती रहती हैं। फिर एक दूसरा बच्चा आ जाता है मैदान में उससे प्रतियोगिता करने के लिए, और वो अपनी शरारत करके उस बच्चे को एक चपत लगा देता है। तो बच्चा वो घबराता है, परेशान होता है, नाराज होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की तकरीबन स्थिति ऐसी है। आप पिछले 9 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रोपेगेंडा स्ट्रेटजी है उस पर निगाह डालिए। ठीक है। तो आप पाएंगे कि उसमें प्रधानमंत्री लगातार इंडिया के भी ठेकेदार हैं, वो राष्ट्र के भी ठेकेदार हैं, वो भारत के भी ठेकेदार हैं, वो देशभक्ति के भी ठेकेदार हैं, राष्ट्रवाद के भी ठेकेदार हैं, और तरह तरह के जो एक्रोनिम्स का सहारा लेकर अपने भाषणों में वो अपनी बात कहते रहे हैं बड़े लोकप्रिय तरीके से। विदेश जाते हैं, भारतवंशियों के सामने बोलते हैं, वहां भी एक्रोनिम का सहारा लेते हैं। यहां पे 2 घटनाएं एक साथ ऐसी हुई जिससे भाजपा बुरी तरह चौंक गई है। पहली घटना यह है कि 9 साल में पहली बार विपक्ष गैर भाजपा विपक्ष एक होते हुए दिखाई पड़ रहा है। उसकी एकता की संभावनाएं बहुत ही मुखर हैं। पटना की मीटिंग के बाद में जो बंगलौर की मीटिंग हुई, वो उसके बाद जो महाराष्ट्र में मीटिंग होने वाली है, भाजपा सख्ते में है कि इसका मुकाबला कैसे करे। दूसरा दांव जो विपक्ष ने मारा है, जो शरारती बच्चे के एक चपत मारने जैसा दांव है, कि भाजपा की जो प्रोपेगेंडा स्ट्रेटजी है उसको मात देते हुए उन्होंने इस तरह का नाम रखा जिसके अगर पहले अक्षर जोड़ दिए जाएं तो वो इंडिया हो जाता है। हाँ। नाम तो दूसरा है। तो इससे भाजपा बहुत चौंकी हुई है। उसकी समझ में नहीं आ रहा। अभी खुद मैं बहस करके आ रहा हूं एक टीवी चैनल पे, और उसमें भाजपा के जो प्रवक्ता थे उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी बात वो कैसे कहें। आखिरकार उन्होंने ये कहा ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात हो जाएगी। तो भाजपा ने इतना तो मान लिया है कि 4 दिन की चांदनी हो गई है। अच्छा, और उस 4 दिन की चांदनी में भाजपा की आंखें चौंधियाई हुई हैं। कुछ भी समझ, सारा देखो, स्किल इंडिया हो, सब कुछ, तो जितने मंत्रालयों के नाम है, जितनी मुहिमें हैं, वो सारी खुद प्रधानमंत्री
अपने भाषणों में वोट फॉर इंडिया कहते हुए नजर आते हैं। तो अब उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। अच्छा, मेरा इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है, वो ये कि एनडीए की चर्चा बहुत तेजी से होगी। जैसे ही आपने सुना कि वहां से इंडिया एक शब्द निकल के आया विपक्ष की ओर से, वैसे ही एनडीए भी आ गया। फिर अचानक से आपको पता चलता है बीजेपी के प्रेसिडेंट खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि एनडीए की अब मीटिंग होगी, और सेम डे वो भी एनडीए की मीटिंग करते हैं। वहां पे 38 पार्टीज उसमें भाग लेती हैं। क्या आपको कोई ऐसा वाकया याद आ रहा है पिछले 9 सालों में जब इतनी जोर शोर से एनडीए की कोई मीटिंग बुलाई गई हो, मीडिया का इतना कवरेज रही हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हो? क्या ये सिर्फ इंडिया की वजह से एनडीए को दिखाया जा रहा है? देखिए, पिछले 5 साल से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ या नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की कोई बैठक नहीं हुई। ठीक है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस क्या था? उसका एक राष्ट्रीय ढांचा था। उसके दिल्ली के अंदर उसका एक अध्यक्ष होता था, उसका एक संयोजक होता था। जैसे शरद यादव उसके लंबे 2014 तक शरद यादव उसके संयोजक थे। हर राज्य में उसका एक दफ्तर होता था, उसका एक एजेंडा होता था, ये गवर्नेंस का एजेंडा होता था। ये 2014 के बाद सब कुछ समाप्त कर दिया गया। नरेंद्र मोदी की रणनीति ये थी कि बीजेपी प्लस प्लस, लालकृष्ण आडवाणी की रणनीति ये थी एनडीए प्लस प्लस। एनडीए को जितना मजबूत करोगे उतना भाजपा मजबूत होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस रणनीति को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा भाजपा को हम मजबूत करेंगे, एनडीए मजबूत हो या ना हो। उसी का नतीजा निकला कि जो स्वाभाविक सहयोगी माने जाते थे भारतीय जनता पार्टी के, जैसे अकाली दल, प्रकाश सिंह बादल कहते थे कि भाजपा का और हमारा रिश्ता नाखून और मांस का रिश्ता है। अकाली दल उनसे अलग हो गया। शिवसेना जो उनकी सबसे बड़ी विचारधारात्मक सहयोगी थी, वो उनसे अलग हो गई, और भी तमाम दल उनसे अलग होते चले गए। नीतीश कुमार का दल उनसे अलग हो गया, और एनडीए धीरे धीरे पूरी तरीके से डिफंक्ट पड़ा हुआ था। लेकिन जब लोकसभा चुनाव नजदीक आने लगे और नरेंद्र मोदी को यह भी लगा कि विपक्ष अब एकता करेगा इस बार, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा तो नहीं है कि भाजपा अगर बिना एनडीए के चुनाव लड़ी तो वो जो सिंपल मेजोरिटी होती है 272 वाली, वो मेजोरिटी भी कहीं उसे ना मिले। उसके बाद उन्होंने हाथ पैर मारना शुरू किए कि किसी तरह एनडीए को दोबारा जोड़ा जाए। और अब तो छोटी छोटी पार्टियां, उन्होंने वहां शिवसेना को तोड़ दिया तो टूटा हुआ इसका ले आए, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ दिया, टूटा हुआ इसका ले आए। फिर आप बिहार से देखिए, मुकेश सहनी की पार्टी है, जितेंद्र राम मांझी की पार्टी है, अब चिराग पासवान की पार्टी है। अब वो ये भी कह रहे हैं चिराग पासवान से कि हम तुम्हारी परिवार में जो फूट पड़ गई थी उसको हम एकजुट कर देंगे। तो ये देखिए, इसको जिसको अंग्रेजी में डेस्परेट अटेम्प्ट कहते हैं, ये उस तरह की कोशिश है कि एक गठजोड़ को किसी तरह बनाया जाए। अगर नरेंद्र मोदी वास्तव में गठजोड़ के बारे में गंभीर होते तो वो कभी भी एनडीए को डिफंक्ट नहीं होने देते। देखिए, सीपीएम को बंगाल में हमेशा पूर्ण बहुमत प्राप्त होता था, फिर भी वो वाम और जनवादी गठजोड़ जो था, यानी लेफ्ट एंड डेमोक्रेटिक फ्रंट था, उसको वो बनाए रखती थी, कभी तोड़ती नहीं थी, डिफंक्ट नहीं होने देती थी। उन लोगों की आवाज थी। वो लोग सीपीएम की आलोचना करते थे, सीपीएम उसके जवाब देती थी, उनकी नियमित रूप से बैठकें होती थी। सीपीएम का ही एक बड़ा नेता वाम एंड जनवादी जो मोर्चा होता था, उस मोर्चे का संयोजक होता था। एनडीए के साथ ऐसा कुछ नहीं रह गया। एनडीए केवल नाम की चीज रह गई। अब केवल चुनाव लड़ने के लिए उसको बनाया जा रहा है। हाँ, वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इंडिया यानी कि विपक्ष में 26 पार्टियां आई हैं, उन्होंने कर्नाटका में अपनी बेंगलुरु में मीटिंग की है, तो क्या वो इंडिया यानी कि विपक्ष को दिखाने के लिए 38 पार्टीज हैं? क्योंकि उसमें मेरे ख्याल से 15-16 पार्टीज ऐसी हैं जिनका एक भी एमपी नहीं है, 7 शायद ऐसी हैं जिनका एक एमपी है, तो कुल मिला के आपकी 31 पार्टियां तो ऐसी मौजूदा एनडीए तो हेमंत बहुत ही कमजोर है। उसकी उस एनडीए से कोई तुलना मत कीजिए। कोई लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में हुआ करता था, ये बहुत ही कमजोर है। और इसके अंदर जो 26 पार्टियां विपक्ष में दिखाई पड़ रही हैं, आप देखिए जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक होगा इन पार्टियों की संख्या भी बढ़ेगी। मुझे पक्का यकीन है कि जैसे ही तेलंगाना का चुनाव हो जाएगा, चुनाव का नतीजा जो भी हो, जो के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति है वो भी इस इंडिया में आ जाएगी विपक्ष। क्योंकि देखिए, उनको अगर कांग्रेस ने, भाजपा ने और भारत राष्ट्र समिति ने अलग अलग चुनाव लड़ा वहां पे, तो वहां पे फाइट ट्रायंगुलर हो जाएगी, त्रिकोणीय फाइट हो जाएगी। उसमें भाजपा को फायदा हो सकता है। ये लोकसभा के लिहाज से, जब वैसी विधानसभा, जब तक लोकसभा चुनाव की रणनीति से विधानसभा चुनाव की रणनीति टकराती रहती है, तब तक एकता करना मुश्किल होता है। जैसे जैसे वो रणनीति टकराना बंद होगी और केवल लोकसभा चुनाव ही सामने रह जाएगा, विधानसभा चुनाव की समस्या ही नहीं रह जाएगी, तब विपक्ष की एकता ज्यादा आपको कामयाबी के साथ उभरती हुई दिखेगी। एक बात और मैं कहना भूल गया,
इस बार जो बंगलौर में हुआ है उसमें दो और खास बातें हुई हैं, इनसे भी भाजपा बहुत बुरी तरह चौंकी है। पहली बात तो यह है कि सोनिया गांधी का निकल के आना और इस गठजोड़ राजनीति में हस्तक्षेप करना और इसका नेतृत्व पकड़ना, इसकी लगाम अपने हाथ में लाना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है। सोनिया गांधी की खास बात क्या है, उनका यूएसपी क्या है सोनिया गांधी का? सोनिया गांधी का यूएसपी यह है कि वो गठजोड़ राजनीति को कांग्रेस में लाने वाली पहली नेता है। उससे पहले कांग्रेस एकला चलोरे की राजनीति भी चलती थी। एक दिन सोनिया गांधी अपने बंगले से निकली, उन्होंने सड़क क्रॉस की और वो रामविलास पासवान के बंगले में गई और उनको कहा कि हम आपके साथ जुड़ के राजनीति करना चाहते हैं। वहां पे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन या यूपीए का जन्म होता है। ठीक है। तो सोनिया गांधी ने, एक तो सोनिया गांधी का ही आना, दूसरे राहुल गांधी अगर इसके नेता बनाए जाते तो कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती थी। सोनिया गांधी के नाम पे किसी को आपत्ति नहीं। सोनिया गांधी एक सर्वमान्य नेता के तौर पर ये जो विपक्ष का नया गठजोड़ बना है इसकी नेता रहेंगी, और वो जब आपस में संयोजन करेंगी, लोगों से बातचीत करेंगी, लोगों के जो आपसी संघर्ष हैं उनको निपटाएंगी, तो वो एक विपक्षी एकता का अलग नजारा निकल के आएगा। दूसरे, मुझे ऐसी सूचना मिली है, मुझे नहीं पता सूचना कहां तक सही है, कि ये जो इंडिया नाम दिया गया है इस गठजोड़ को, उसमें राहुल गांधी की अपनी भूमिका है और ममता बनर्जी की भी इसमें भूमिका है। अच्छा। इन दोनों ने मिलके दरअसल इस नाम को सुझाया है और बाकी लोगों ने इसको मान लिया, सहमति आई है। आप क्या मानते हैं, जब से इंडिया नाम की घोषणा हुई है विपक्ष की ओर से जी, बीजेपी में क्या हलचल है? क्योंकि अभी लेटेस्ट में ही सोशल मीडिया पे उनके कुछ प्रवक्ता हैं, कुछ हेमंत विश्व शर्मा, उन्होंने तो अपने यूजर नेम पे से इंडिया हटा दिया है। पहले उनके यूजर नेम में हेमंत विश्व शर्मा ने जो किया है उसका तो भाजपा प्रवक्ता जवाब ही नहीं दे पाए हैं। उन्होंने भारत लिख लिया। हाँ, जब उनसे कहा गया कि आपके एक मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है तो वो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया उसका। हाँ। भाई, ऐसा करने के लिए तो जो आपकी भाजपा जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने तो ये सवाल उठाया है कि भाई भाजपा अपने हैंडल से इंडिया कब हटाएगी? पहले भाजपा के हैंडल में भी तो इंडिया लगा हुआ है, बीजेपी फॉर इंडिया लगा हुआ है। तो देखिए, इंडिया को तो वो हटा ही नहीं सकते, संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। नहीं, बट अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया है इंडिया नहीं, हम भारत की बात करते हैं, मतलब अब भारत आ गया है। देखिए, ये सब बातें भारतीय राजनीति के डिस्कोर्स में बहुत होती रही हैं। 80 के दशक में चरण सिंह की पार्टी ने असली भारत नाम की एक पत्रिका निकाली थी। अजय सिंह जिसके संपादक हुआ करते थे। उस असली भारत में ये कहा जाता था कि जो भारत जो है वही असली भारत है, इंडिया जो है वो अमीर आदमियों का, उद्योगपतियों का देश है, किसानों का भारत ही है। लेकिन ये सब चला नहीं। आज आप सड़क पर जाइए, आप टैक्सी में बैठिए, आप ऑटो में बैठिए, आप सड़क पर काम करने वाले किसी भी व्यक्ति से पूछिए, आप उससे पूछिए कि इंडिया और भारत दो अलग अलग चीजें हैं। लोग इंडिया भी उसी लोग साफ कहते हैं कि भाई चोपड़ा ने बर्छा फेंक कर इंडिया का नाम ऊंचा किया। हाँ। इंडिया अंग्रेजी का शब्द नहीं रह गया है। आम बोलचाल भाषा में जिस तरह आप टैक्सी वाले से कहिए, उससे कहिए आप दाएं चलिए, बाएं चलिए, तो कम समझ पाएगा। आप उससे कहेंगे लेफ्ट एंड राइट चलिए, जल्दी समझ लेगा। लेफ्ट एंड राइट उसके लिए अंग्रेजी का शब्द नहीं है। उसी तरह इंडिया भी अब अंग्रेजी का शब्द नहीं है। ये बात सही है कि एक जमाना था जब इस बात को इस तरीके से कहा जा सकता था, लेकिन वो जमाना 70 साल पीछे छूट चुका है। हाँ, मतलब अब क्या, क्योंकि अब देखिए, ये डिस्कोर्स चलाने में भाजपा ने बहुत देर कर दी है। अब भाजपा, चूंकि लोगों ने अपना एक्रोनिम इस तरह का रखा है तो इंडिया हो गया है, तो भाजपा को लग रहा है कि भाई ये ठीक नहीं है, अब इसकी काट कैसे करें। तो वो अंधेरे में हाथ पांव मार रहे हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है इसकी काट कैसे की जाए। तभी तो कह रहे हैं कि 4 दिन की चांदनी है। इतना तो उन्होंने मान ही लिया है कि 4 दिन की चांदनी है। अच्छा, तो एक और चीज समझ में नहीं आ रही है कि मान लिया विपक्ष ने मिलकर एक इंडिया यूनाइटेड आपके सामने पेश किया कि इंडिया है जी, हम इतनी दिक्कत क्यों हो रही है इंडिया से? आप चुप रहिए। अब जैसे वो हेमंत विश्व शर्मा ने अपना वहाँ से इंडिया हटा के उन्होंने भारत कर दिया। एक दो लोगों के और स्टेटमेंट आए कि रूरल इंडिया की बात करिए, भारत तो असली गांवों में बसता है, ये तो शहरों वाले के लोग बात कर रहे हैं। आपको नहीं दिखता कि हमेशा जो बीजेपी और जो नरेंद्र मोदी पूरा राजनीति का एजेंडा और बहस का रुख सेट किया करते थे, ये बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है। वही उसी बात में मैं बोल रहा हूँ। जो विपक्ष है वो सेट कर रहा है, और वो उसकी विपक्ष की बनाई हुई पिच के ऊपर खेल रहे हैं। हाँ। और समझ में नहीं आ रहा है कैसे खेलें, उल्टे सीधे शॉट मार रहे हैं। हाँ, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस बार नैरेटिव जो है विपक्ष ने सेट किया है। जी, अब बीजेपी को जवाब देना पड़ रहा है। और नहीं, मैं आप
दरअसल भाजपा को चाहिए था कि इस सवाल के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। हाँ। वो लगातार यही कहते रहते जो पहले से कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है, ये उन लोगों का जमावड़ा है जो लूजर्स हैं, जो बेकार हैं, हम लोग देश बना रहे हैं, नाम कोई भी रख लें उससे क्या फर्क पड़ता है, उन्हें ये भी कहना चाहिए था कि जो इतना लंबा उन्होंने नाम बनाया है, ये नाम बड़ा अजीब सा है, इसको ये नाम तो किसी को याद भी नहीं होगा। तो कई तरीके से उस चीज को संबोधित कर सकते थे, उसकी आलोचना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने की बजाय उन्होंने जो तरीका अपनाया है वो दरअसल अभी आज की तारीख में उनको नुकसान पहुंचाता हुआ लग रहा है। मतलब बीजेपी की पिच पे अब उन्होंने सिक्स मारा है जाके, विपक्ष ने जो राजनीतिक एजेंडा बनाना शुरू कर दिया है, उस एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी उसको फॉलो कर रही है, उस एजेंडे के ऊपर बहस फंस रही है। अच्छा, ये नरेंद्र मोदी को पहले से शक था, जब अभी वो एक हवाई अड्डे का उद्घाटन करते समय उन्होंने भाषण दिया है, उस भाषण को आप सुनिए तो उन्हें पहले से मोदी जी को शक था कि बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, जाहिर है अभी तक आप भाजपा के प्रभाव क्षेत्र को देखिए, जो कैचमेंट एरिया है भाजपा का, जहां भाजपा को 45 से 50% के बीच वोट मिलता है, वहां पे अगर एक हिंदू वोट भाजपा के पक्ष में गिरता है तो एक हिंदू वोट भाजपा के खिलाफ गिरता है। फर्क यह है कि भाजपा को वो हिंदू वोट पूरा मिल जाता है, जो उसके खिलाफ गिरता है वो खंड खंड में टूट जाता है, वो बिखर जाता है। अब भाजपा को लग रहा है कि उन खंडों कई खंड एक साथ जुड़ सकते हैं। अच्छा, मैं तो जाहिर है कि भाजपा को मुश्किल होने वाली है। उसी पे मैं आ रहा हूं कि अब 2 मीटिंगें हो गई हैं, अगली मुंबई महाराष्ट्र में होने वाली है जी। आपको क्या लग रहा है किस प्लानिंग के तहत लड़ाई होने वाली है? एक सीट पे एक कैंडिडेट जिसका स्ट्रांग मेजोरिटी है वहां पर, या जो कैंडिडेट सेकंड रहा या फर्स्ट रहा, किस तरीके से? देखिए, ममता बनर्जी ने कर्नाटक के चुनाव के बाद जो सुझाव दिया था वो सुझाव बिल्कुल ठीक था, और मेरा मानना है उसी सुझाव के इर्द गिर्द ये लोग अपना फार्मूला निकालेंगे। सुझाव ये था कि जिसका जहां दबदबा हो, अच्छा, उसके खिलाफ कोई दूसरी पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा ना करे। ठीक है। अब ये बात सुनने में जितनी अच्छी लगती है, इसको लागू करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दबदबा कैसे परिभाषित किया जाएगा, वो कौन सा पैमाना होगा जिसके आधार पर तय होगा कि किसका कहां दबदबा है। लोकसभा चुनाव में मिले वोटों के आधार पर दबदबा तय होगा, विधानसभा चुनाव में मिले वोटों के आधार पर दबदबा तय होगा, कैसे तय होगा दबदबा? तो दबदबा कैसे तय हो, इसका एक लचीला फार्मूला बनाना होगा इन लोगों को, जो शायद ये लोग या तो महाराष्ट्र में बनाएंगे या उसके बाद किसी मीटिंग में बनाएंगे। धीरे धीरे वो फार्मूला इवॉल्व करेगा, फिर हर प्रदेश के हिसाब से एक लचीले तरीके से उस फार्मूले का इस्तेमाल होगा। कांग्रेस ने घुमा फिरा के और सीधे भी ये साफ कर दिया है कि कोई राष्ट्रीय स्तर पे कोई एक नीति बने, इसके आधार पर उम्मीदवार चुने जाए, ऐसा नहीं होगा। जो नीति बनेगी वो राज्यों के स्तर पर नीतियां बनेंगी। लोकसभा चुनाव जो विपक्षी एकता होगी, अगर राज्यों के स्तर पर हो गई तो वहां कामयाब होगी। यूपी में विपक्षी एकता की शर्तें अलग तरह की होंगी, बंगाल में अलग तरह की होंगी। अब जहां कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी दल है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और दूसरी जगहों पे है, तो वहां पर विपक्षी एकता की शर्तें दूसरी तरह की होंगी। इसलिए ये लचीले तरीके से ये काम होगा। तो इसमें आपको क्या लग रहा है, अगर अब पूरा सिनेरियो अगर आप देखें तो आज के सिनेरियो में आपको क्या लग रहा है, बीजेपी को कितनी सीटें और एनडीए को कितनी सीटें आपके सिनेरियो में लग रहा है? मुझे लगता है कि अगर मैं ऐड कर दूं थोड़ा सा और ये जो इंडिया बना है, इसके एकजुट होने से बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए, अभी मोटा मोटा अंदाज अगर मैं लूं, बहुत जल्दी है, चुनाव में इतनी जल्दी भविष्यवाणी नहीं की जाती है। आज की तारीख में अगर मैं ये कल्पना करूं कि 350 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार खड़ा है, ठीक है, तो मैं ये मानता हूं कि अगले चुनाव में भाजपा की 100 से 150 सीटें कम हो सकती हैं। ये आप जो 350 सीटों पर एक उम्मीदवार बता रहे हैं, ममता वाला जो सिनेरियो वो उसी के हिसाब से आप उसी के हिसाब से बता रहे हैं। तो कितनी सीटें बीजेपी की हो रही हैं? बीजेपी ने अपने दम पे 308 सीटें जीती थी, 308 या 300 जो भी हो, 300 प्लस, हाँ 300 प्लस सीटें जीती थी। तो मुझे लगता यह है कि उनकी 150 सीटें तक कम हो सकती है। इस खतरे का वो सामना कर रहे हैं। मतलब 150 के आसपास सिमटेगी बीजेपी? हाँ, 150 के आसपास बीजेपी सिमट सकती है। तो अभी एनडीए में जो सिचुएशन है, जो दल उनके साथ हैं, उनके पास कुछ मेरे ख्याल से 33-34 सांसद ही हैं, तो बीजेपी 200 के आसपास भी नहीं है। अगर एनडीए को भी मिला लें, बीजेपी खुद का 150 भी कर लेती है, मैं कहता हूं कि 200 भी कर लेती है, तो उनके बाकी के जो सांसद हैं, जो अभी सिनेरियो में, आज के सिनेरियो में उनके साथ हैं बाकी दलों के, तो कुल मिला के वो 230 के आसपास ही रह जाएंगे। आपको भी ऐसे लगता है?
नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी की 100 से 150 के बीच में सीटें कम हो जाती हैं तो नज़ारा यही बनेगा, क्योंकि एनडीए तो बहुत ही कमज़ोर है। जो ज़्यादा सीटें जीतने वाले दल थे उनको तो वो है नहीं उनके साथ, उनके टूटे हुए हिस्से उनके साथ हैं, तो एनडीए तो बहुत कमज़ोर है। यहाँ पे देखना ये होगा कि जिन इलाकों में भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर थी, ऐसी सीटें तकरीबन 188 हैं। अच्छा, पिछले चुनाव में हुआ ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का इन 188 सीटों पर सुपड़ा साफ कर दिया था। ओके, हाँ, ठीक है। कांग्रेस को इन 188 सीटों पर अपना प्रदर्शन बहुत सुधारना होगा। अगर वो कांग्रेस इन 188 सीटों में 50% सीटें भी भाजपा से छीन सकती है तो समझ लीजिए उन्होंने लड़ाई जीत ली। लेकिन कांग्रेस को अपना प्रदर्शन देखिए, क्षेत्रीय दल अपने इलाकों में भाजपा को हरा सकते हैं, वो मजबूत हैं। कांग्रेस अगर अपना प्रदर्शन सुधार सकती है, जो मेरा मानना यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस में जो उछाल आया है और मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद में जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी सांगठनिक स्थिति को सुधारा है, विभिन्न राज्यों में उन्होंने एकता कराई है जो सिर्फ फटहुअल हो रही थी, और राहुल गांधी की छवि में जो इजाफा हुआ है बड़े पैमाने पर, उनको एक गंभीर राजनेता के तौर पर देखा जाने लगा है। खुद राहुल भी कह रहे हैं कि मैंने उस राहुल को बहुत दिन पहले ही छोड़ दिया है। तो ये सब जो हुआ है उसकी वजह से मेरे ख्याल से जमीन पक रही है। ओके, जमीन पक रही है, और इसी जमीन पक रही है। कांग्रेस इन 188 सीटों पे, इसको मोटे तौर पे आप 200 सीट मान लीजिए, 2 सीट मान लीजिए राउंड फिगर में। अगर इन 200 सीटों में कांग्रेस 100 सीटें जीत सकती है, 125 सीटें जीत सकती है, तो समझ लीजिए कि भाजपा के बुरे दिन आ गए। भाजपा के बुरे दिन आ गए। इसकी शुरुआत आप देखते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से। तो आप तो कई दशकों से राजनीति को कवर कर रहे हैं, जर्नलिस्ट रहे हैं, आपको क्या लगता है वहां से और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद किस तरीके के व्यक्तित्व में उनका किस तरीके से आप बदलाव देखते हैं? देखिए, असाधारण सफलता प्राप्त हुई है इस यात्रा को। जिस व्यक्ति ने इस यात्रा का, मुझे नहीं पता कांग्रेस के भीतर किस व्यक्ति ने इस यात्रा का सुझाव राहुल गांधी को दिया होगा, राहुल गांधी के अपने दिमाग में भी बात आई होगी। जिस तरह से उन्होंने यात्रा चलाई, जिस तरीके से उन्होंने यात्रा की, उसमें देखिए जनता के सामने अगर एक ऐसी शख्सियत पहुंचती है जो तपस्वी ऐसी लगे, राहुल गांधी की छवि इस यात्रा के दौरान एक ऐसे नेता के तौर पर उभरी जैसे कि वो देश के लिए कोई तपस्या कर रहा हो। जिस तरह की उनकी दाढ़ी थी, जिस तरह वो चलते थे, सर्दी में केवल वो एक शर्ट पहने रहते थे, और जिस तरह उनका मजाक भी उड़ाया गया, तरह तरह की बातें की गई। मीडिया ने पहले उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में देखिए सबको उनकी तरफ ध्यान देना पड़ा। अच्छा, इसमें आप राहुल गांधी ये सब बातें मैंने अखबारों में लिखी भी हैं इस सवाल के ऊपर। मैं कोई राहुल गांधी और कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे लगा वो जो मैंने देखा एक समीक्षक की निगाह से वो मैंने लिखा। ये डिस्क्वालिफिकेशन पर भी आते हैं। ये राहुल गांधी की जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई, इसको क्या आप राजनीतिक षड्यंत्र मानते हैं, या फिर इससे बीजेपी को फायदा होगा या राहुल गांधी को फायदा होगा? और अभी सुप्रीम कोर्ट में जब अपील होगी तो आपको क्या उम्मीद है? सबसे पहले मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को एक बड़ी राहत मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ये मेरा अंदाज है और पता नहीं इसका क्या होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनको बड़ी राहत मिलेगी। अगर आप ये एक बार मान लें कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिलेगी और वो अगला चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो इसके बावजूद भी राहुल गांधी के राजनीतिक ग्राफ में जो बढ़ोतरी हो रही है वो नहीं रुकने वाली है। ठीक है। राहुल गांधी की राजनीति उनके सांसद रहने से, चुनाव लड़ने से, प्रधानमंत्री पद के रूप में उनका चेहरा पेश किया जाए ना पेश किया जाए, इन सबसे अलग चली गई है, और ये भारत जोड़ो यात्रा का ही प्रताप है। अच्छा, ये उसका संचित फल है जो राहुल गांधी को लाभ हो रहा है, कांग्रेस को लाभ हो रहा है और समूचे विपक्ष को उसका लाभ हो रहा है। आप देखिए, राहुल गांधी की यात्रा का विपक्ष की किसी भी पार्टी ने विरोध नहीं किया था, किसी पार्टी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया, पार्टियों ने अपने प्रतिनिधि भी भेजे, पार्टी नेता लोग भी उनके साथ गए, सब लोग घुमा फिरा के किसी न किसी रूप में राहुल गांधी, कांग्रेस का अपना कार्यक्रम था, दूसरी पार्टियां उसमें आधिकारिक रूप से क्यों भाग लेंगी, लेकिन सारी पार्टियां उस यात्रा के साथ थी। यहां तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक ने उनकी तारीफ की थी उसमें, आपको याद होगा। तो वो ये जो पूरा भारत जोड़ो यात्रा जो है, किसान आंदोलन के बाद में भारत जोड़ो यात्रा सड़कों पर की जाने वाली राजनीति का एक दूसरा सबसे बड़ा नमूना बनकर उभरी है। किसान आंदोलन उभरा था जिसने सरकार को झुका दिया, 3 कानून मोदी जी को वापस लेने पड़े, उनसे कहा जाता था कि वो ऐसा कभी करेंगे नहीं, वो तो 56 इंच का सीना है, लेकिन उनको करना पड़ा। और अब राहुल गांधी की इस यात्रा ने, मेरे ख्याल से ये राहुल गांधी के अपने जीवन में और कांग्रेस के सांगठनिक जीवन में एक गेम चेंजर साबित होगी। अच्छा, अब थोड़ा सा टॉपिक
से उतरते हैं 24 वाले से। विपक्ष ने 2-3 मुद्दे बहुत अच्छे से पकड़े हैं जी। पहला महंगाई, दूसरा उन्होंने बेरोजगारी पकड़ा है, और राहुल गांधी जैसा कि कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि उनकी सदस्यता इसलिए गई क्योंकि उन्होंने पीएम से अडानी और उनके रिश्ते को लेकर सवाल पूछे। 20,000 करोड़ किसके हैं, उनकी सेल्स कंपनी में कहां से आए अडानी के पास, उसको लेकर उन्होंने सवाल पूछे। आपको क्या लगता है कि अब जब इंडिया वर्सेस एनडीए होने लग गया है, क्या इन मुद्दों पर भी विपक्ष को टिके रहना चाहिए, और क्या इन मुद्दों को लेके उनको कुछ फायदा होने वाला है 2024? मेरी मान्यता पहले भी थी और आज भी मान्यता है कि अदानी वाला मुद्दा बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के संदर्भ में एक ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। ठीक है। हाँ, मैं समझता हूं कांग्रेस ने, विपक्ष ने इस मुद्दे को ठीक से संबोधित नहीं किया। अच्छा। वो केवल बयान वगैरह दिए गए, सब बातें की गई, संसद में बात की गई, तो बात ठीक बात है आपकी है, लेकिन इसके ऊपर एक श्वेत जनता को समझाया नहीं गया कि मसला है क्या। मैं हमेशा से बहुत दिनों से कहता रहा हूं, कांग्रेसियों से अपील करता रहा हूं कि वे इस मुद्दे के ऊपर सरल भाषा में एक श्वेत पत्र प्रकाशित करें कि किस तरह नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से अदानी को कितना लाभ हुआ है, किस तरीके से शेल कंपनियों में रुपया रखा गया है, पूरा जो राहुल गांधी ने कहा है, ये सब बातें पब्लिक, ये देखिए तकनीकी रूप से बड़ा जटिल मसला है, पब्लिक की समझ, बोफर्स इशू इतना जटिल नहीं था कि भाई तोपें खरीदी गई, उनमें कमीशन खोरी हुई है, और ये रही है वो स्लिप जिसके अंदर स्विस बैंकों का वो नंबर है, वीपी सिंह जेब से निकाल के दिखाते थे। उन दिनों मीडिया ऐसा था नहीं जो वीपी सिंह के हाथ से झपट के स्लिप छीन के देखता कि इस पे लिखा क्या है, उस स्लिप पे तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। आज हमें पता है इस बात को, है, लेकिन आज का मीडिया बिल्कुल बदल चुका है। तो जनता के सामने अगर कांग्रेस या विपक्ष की कोई पार्टी, जो कांग्रेस की पहली जिम्मेदारी ये करना, एक श्वेत पत्र पेश करती, फिर वो श्वेत पत्र को मीडिया में लाना पड़ता, उसके ऊपर चर्चा शुरू होती, उसमें दिए हुए तथ्य सही हैं गलत हैं, इसके ऊपर बहस होती, और ये मुद्दा लगातार सार्वजनिक जीवन में जीवित रहता। चूंकि इस मुद्दे के ऊपर जोर नहीं दिया गया, बहुत दिनों से इसके बारे में विपक्ष ने बात करना भी बंद कर दिया है, तो अब सार्वजनिक जीवन में वो मुद्दा मंद पड़ गया है। राइट। तो सरकार की रणनीति यही होती है कि किसी चीज को लंबा खींच दो, चाहे पहलवानों वाला मसला हो, चाहे अडानी वाला मसला हो, लंबा खींच दो, धीरे धीरे लोग थक जाएंगे। हाँ, जैसे अभी महंगाई की बात हो रही थी, टमाटर की बात हो रही थी, बीच में इंडिया आ गया। हाँ। तो वो आप टॉपिक से भटक गए। तो आपको लगता है कि विपक्ष को अडानी वाला मुद्दा, विपक्ष को ऐसी तमाम युक्तियां, ऐसी तमाम नीतियां और रणनीतियां अपनानी चाहिए जिसमें ये मुद्दे लगातार जीवित रहें। अभी लोकसभा चुनाव कल नहीं होने वाला है। हाँ, अभी लोकसभा चुनाव अभी 8-9 अप्रैल मई में होगा लोकसभा चुनाव अगले साल। तब तक इन तमाम चीजों को जिंदा रखना होगा। इन्हीं में से कोई एक चीज भाजपा के खिलाफ, जो एक स्वाभाविक 10 साल के शासन के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी जमा हो जाती है, अच्छा काम करने वाली सरकारों के खिलाफ भी हो जाती है। ये सरकार तो उसने बहुत ज्यादा अच्छे काम इतने किए नहीं है, बहुत गड़बड़ियां और गलतियां की हैं, तो इनके खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी है। उस एंटी इनकम्बेंसी को धार देने का काम ये मुद्दे करेंगे। ठीक है। एक और सवाल जो अभी आपने बोला कि मीडिया में लेके आना चाहिए, श्वेत पत्र जारी करना चाहिए जी, क्या आपको भी लगता है, हमेशा कांग्रेस ऐसा बोलती रहती है और तमाम जगह और भी जर्नलिस्ट बोलते हैं कि मीडिया, मैं टीवी की बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पर तो आपको 50 नैरेटिव मिल जाएंगे, क्या टीवी पर विपक्ष की बातों को उस तरीके से नहीं दिखाया जाता है जिस तरीके से एक शोर शराबे के साथ बीजेपी या सरकार की बातों को पेश किया? जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यानी जो टीवी के खबरिया चैनल हैं, वो तो 2014 के बाद से विपक्ष के खिलाफ सुपारी लिए हुए घूम रहे हैं। वो पूरी तरीके से विपक्ष से सवाल पूछते हैं, भाजपा और सरकार की आलोचना मुंह दिखाई के लिए कर ली जाती है। मेरे जैसे किसी व्यक्ति को जो सरकार के प्रति आलोचनात्मक मानस से काम लेता है, उसको लाके बैठा दिया जाता है ताकि उनको जो उन्होंने प्लेट सजाई है लगे कि इसमें निष्पक्षता है। जबकि वास्तव में आप देखिए ना, टीवी पे कैसा होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो संघ का विचारक होता है, एक भाजपा का आधिकारिक प्रवक्ता होता है, जो एंकर है वो खुद ही भाजपा का समर्थक होता है। वो पूरा कार्यक्रम भी इसी तरीके से सजाता है, इतना वो लोडेड होता है पूरा कार्यक्रम कि सारी चीजें उन्हीं के पक्ष में होती हैं। यहाँ तो हालत ये होती है कि एंकर खड़ा हुआ है या खड़ी हुई है, नरेंद्र मोदी टीवी के सामने दिख रहे हैं और वो मंत्रमुग्ध होकर उनका नक्शिक वर्णन चल रहा है, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, वो कितना हैंडसम लग रहे हैं, क्या बात है, ये सब चलता रहता है पूरा। और जब आप इसका विरोध करते हैं, जब आप इसकी आलोचना करते हैं, तो लोगों को बड़ी नाराजगी होती है कि आप ये रंग में भंग कर रहे हैं ये करके। तो पूरी तरीके से इसको जो बात गोदी मीडिया के तौर पे कही जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा भारत में मीडिया के इतिहास को अगर आप देखें, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। प्रिंट मीडिया में अभी भी निष्पक्षता है। हाँ, अभी भी उनका आलोचनात्मक मानस है। अभी चाहे तो वहां पे बात
आ सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं सार्वजनिक जीवन में कोई इन टीवी चैनलों में भरोसा करके नहीं कुछ किया जा सकता है। अपने जरियों से एक श्वेत पत्र, करोड़ों प्रतियां अदानी के मसले पर एक पतली सी 10-12 पेज की पुस्तिका बना के सारे देश में वितरित की जानी चाहिए। सोशल मीडिया पर उसको डाला जाना चाहिए और उस पर सोशल मीडिया पर उस पर बहस मुबाहिसे होने चाहिए। जैसे ही वो सामने आएगी तो वो एक रेफरेंस, वो हवाला बन जाएगा, उसको देख लो, उसको देख लो। तो बहुत बड़ा प्रचार की बात है ये। उसकी ताकत को कम करके नहीं आंकना चाहिए। अच्छा, मीडिया वाला पॉइंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये भी अभी सवाल उठा है, अभी भी मणिपुर में हिंसा जारी है। वहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ छुटपुट घटनाएं आती हैं, किसी का घर जला दिया, कभी किसी जवान की डेथ हो जाती है, कभी बच्ची को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। और विपक्ष खासकर कांग्रेस हमेशा ये आरोप लगाती रही कि प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोले, प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोले, प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोले। मीडिया ने कभी ये अपने प्राइम टाइम में डिबेट नहीं करी मणिपुर को लेके, जबकि मणिपुर आपके देश का हिस्सा है। मीराबाई चानू हो गई या मैरी कॉम हो गई, वो प्रधानमंत्री को टैग करके बोल चुकी हैं कि हमारे स्टेट को प्लीज़ बचा लीजिए। तो आपको क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बोले, और क्या मीडिया की वो जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप उस पर भी डिबेट करिए, वहाँ पर क्या हालात हैं उनका जायजा लिया जाए। आप मध्य प्रदेश कैंपेन शुरू कर देते हैं, आप और सारी चीज़ें करने में व्यस्त हो जाते हैं, आप कैंपेन करने कर्नाटक चले जाते हैं, लेकिन मणिपुर पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। कल ही एक राष्ट्रीय चैनल के ऊपर, जिसमें मुझे अक्सर बुलाया जाता है, और विपक्षी एकता के अंतर्विरोधों की ऊपर चर्चा हो रही थी। अच्छा। तो मैंने एंकर महोदय से पूछा कि मेरी आपसे अर्जी ये है कि कभी आप एनडीए और भाजपा के अंतर्विरोधों पर भी कार्यक्रम करें। अच्छा। कभी नहीं होता, सही बात। कभी नहीं होता। हमेशा सारे जो नुक्स निकाले जाते हैं वो विपक्ष में ही निकाले जाते हैं। तो इसलिए उनसे इस प्रकार की उम्मीद करना तो व्यर्थ है कि वो मणिपुर के ऊपर कार्यक्रम करेंगे। मुझसे कई बार ये सवाल पूछा गया है कि नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं गए। नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के साथ, वो यहाँ तक कि जब दिल्ली में बाढ़ आती है तो फोन करके बाहर से, विदेश से पूछते हैं, लेकिन मणिपुर के बारे में तो उन्होंने ऐसा भी कभी नहीं किया। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने एक हायरार्की बना रखी है, एक प्राथमिकता सूची बना रखी है कि इस स्तर का मुद्दा होगा तो मैं हस्तक्षेप करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा, वरना अमित शाह करेंगे, जेपी नड्डा करेंगे या और कोई करेगा। इस प्रकार का कर रखा है और उस हायरार्की में उत्तर पूर्व कहीं आता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि उस हायरार्की में उत्तर पूर्व कहीं नहीं आता है। मैं कहता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के जमाने में उत्तर पूर्व में भाजपा का बड़ा जबरदस्त प्रसार हुआ है, जैसे असम में उनकी सरकार, लेकिन इस मणिपुर वाले मसले ने उस पूरे प्रसार के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। वही मैं सोचता हूं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब इलेक्शन थे उस समय कैंपेन में बोल रहे थे कि इस राज्य को पुरानी सरकारों ने मरने पे छोड़ दिया था, अब इसका तरक्की होगी, या अब वहाँ पे आपकी सरकार है मिली हुई, तब भी आप उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये एक मुद्दा, इसीलिए मैंने मीडिया की बात की कि मीडिया पर भी इस मुद्दे को जोर शोर से नहीं दिखाया गया। अभी भी हालात वहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब हैं। दूसरा एक और इशू है, इसके बाद हम बंद करेंगे। कर्नाटका में जिस तरीके से कांग्रेस की एक बड़ी जीत हुई, प्रधानमंत्री के चेहरे की हार हुई वहाँ पर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने वहाँ पर खूब रैलियाँ करी थी। क्या इस जीत के बाद बाकी अब 4-5 स्टेट में अभी इलेक्शन है, तो आपको क्या लग रहा है कि जैसा कर्नाटक में कांग्रेस के लिए अच्छा उछाल रहा है उसी तरीके का वहाँ पे होने वाला है, या आप कुछ चेंजेस देख रहे हैं? कर्नाटका का सिनेरियो अलग था। दूसरा मैं ये भी पूछूंगा कि कर्नाटका की हार इतनी बड़ी क्यों हुई बीजेपी की? देखिए, कर्नाटक में तो मैं एक लाइन में कहूँगा, भ्रष्टाचार और निकम्मेपन के कारण भाजपा हारी। ठीक है। हिमाचल में भ्रष्टाचार और निकम्मेपन के कारण भाजपा हारी। ठीक है। दिल्ली में महानगर पालिका का चुनाव भाजपा भ्रष्टाचार और निकम्मेपन के कारण हारी। तुम्हारा और ये मैं कह रहा हूं कि ये भाजपा का राज्यों में बहुत बुरी स्थिति है। 3 चुनाव लगातार भ्रष्टाचार और निकम्मेपन के कारण हार चुकी है। अब मध्य प्रदेश में चुनाव हारने वाली है, वहां भी भ्रष्टाचार और निकम्मेपन के कारण हारेगी। ठीक है। तो ये स्थिति है। इसी चीज पर विपक्ष को कस के जोर देना चाहिए। कर्नाटक में भी वहीं उसी पे जोर दिया था। दूसरे, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत बड़ी अभूतपूर्व रही। कन्नड़ समाज के प्रत्येक हिस्से ने उसको वोट दिया है। वो किलगांव का इतना वोट उन्हें मिला जो पहले कभी नहीं मिला था। लिंगायतों का इतना वोट मिला जो पहले कभी नहीं मिला था। वो किलगांव के वोट देवगौड़ा को मिलते थे और लिंगायतों को वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलते थे, और लोकसभा चुनाव में वो किलगांव के वोट भाजपा में ट्रांसफर हो जाते थे, क्योंकि देवगौड़ा की कोई राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कोई दावेदारी नहीं थी। और कांग्रेस, वो चूंकि देवगौड़ा के साथ रहे, तो कांग्रेस विरोधी राजनीति में वो लोग सब लोग दीक्षित रहे हैं। लेकिन पहली बार इस तरह कांग्रेस को मिले हैं, मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव की राजनीति पे इसका काफी असर पड़ेगा। जहां तक
अभी जो विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं, अगर कांग्रेस इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करती है, जो मुझे लगता है कि करेगी, अगर अच्छा प्रदर्शन करती है तो वो फायदा वो लोकसभा चुनाव तक ले जा सकती है। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जिस तरीके से 2019 में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद लोकसभा में कांग्रेस बुरी तरह पिट गई थी, ऐसा फिर से दोहराया जाएगा। वक्त बदल चुका है, क्योंकि तैयारी भी है इस बार, तैयारी भी है, और दूसरे कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी है, विपक्ष की एकता होगी, उससे पूरे देश में एक नजारा बनेगा, एक हवा बनेगी, एक अंडर करंट उससे बनेगा जो पहले था, मौजूद नहीं था। उस अंडर करंट की रोशनी में जब मतदाता दोबारा अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर विचार करेगा, तब फिर बात कुछ और बनेगी। ओके, एक सवाल और, राहुल गांधी और पीएम मोदी, इन दोनों लोगों की आज की डेट में, जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई है, चाहे प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट आपने सुने हो या फिर राहुल गांधी के सुने हो, आपको इनकी दोनों की राजनीति करने में एक अंतर अगर आपको ढूंढना हो, आप कैसे ब्रीफ करेंगे इन दोनों की राजनीति करने के तरीके में? क्या एक डिफरेंस है बहुत बड़ा? देखिए, राहुल गांधी तो जनता के साथ जुड़ के और अपनी नजदीकी बढ़ा के राजनीति कर रहे हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी जनता के साथ डिस्टेंस रखते हैं, वो दूरी रखते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर भी दूरी रखते थे, प्रधानमंत्री के तौर पर भी दूरी रखते हैं। वो मीडिया और दूसरे तरीकों से जनता को प्रभावित करने की, वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी तो निजी तौर पर जनता के बीच में खड़े हुए हैं, जनता चाहे तो हाथ बढ़ा के उनको छू सकती है। हाँ, फिलहाल में जनता नरेंद्र मोदी को हाथ बढ़ा के नहीं छू सकती है। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में मैं गया था, तो वहां पर नरेंद्र मोदी आने वाले थे, आए वहां पर नरेंद्र मोदी, तो हम लोग जहां बैठे हुए थे, हम लोगों के पीछे 30-40 लोग बैठा दिए गए थे। अच्छा। मोदी के आते ही मोदी मोदी उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, मोदी मोदी जय श्री राम, मोदी जी जय श्री राम, और कोई नहीं बोल रहा था। वहां 4000 लोग थे, अध्यापक थे, छात्र थे इसके अंदर हैं, और कोई नहीं बोल रहा था। केवल वही लोग व्यवस्थित तरीके से, नियोजित तरीके से मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। तो इनका तरीका प्रोपेगेंडा, ये सारा प्रोपेगेंडा परक पूरा मामला है, और ऐसे प्रोपेगेंडा परक मामले की जब पोल खुलती है तो गिरावट बहुत तेज होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा अगले चुनाव में बुरी तरह हार जाएगी, विपक्ष जीत जाएगा, ये सब तो भविष्य बताएगा, लेकिन जो मुझे घटित होते हुए दिखाई दे रहा है, वो सीन मुझे ये लग रहा है कि पहली बार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी के विकल्प को टटोलना शुरू किया है, और अभी उनके पास 9-10 महीने हैं इस टटोलने को एक ठोस स्थिति में पहुंचाने के लिए। मुझे याद है कि जब मैं कभी राहुल गांधी और कांग्रेस के बारे में कुछ बोलता था तो 2000, 3000, 4000 लोग उसको सुनते और देखते थे। आज जब मैं बोलता हूं तो उसको 1 लाख लोग, 85,000 लोग, 95,000 लोग उसको देखते और सुनते हैं। कितना फर्क पड़ गया है। बस यही है, क्लोजिंग इसी पर करेंगे, लेकिन आपने जिस तरीके से पूरे सिनेरियो को समझाया है, मुझे जो समझ में आया फिलहाल तो ये समझ में आया है कि अब फ्रंट फुट पे चला गया है इंडिया, बैक फुट पर आ गई है एनडीए। तैयारियां दोनों तरफ से अच्छी चल रही हैं, लेकिन फिलहाल का जो सिनेरियो नजर आता है उसमें थोड़ी सी घबराहट तो बीजेपी में जरूर है, भले ही वो दिखे ना, जैसा कि अभी घबराहट थोड़ी नहीं है, हाँ बहुत ज्यादा है। मेरा मानना है कि अभी 2-3 दिन के अंदर अगर आप देखें तो काफी घबराहट काफी है। क्योंकि घबराहट इसलिए भी होती है, उनकी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस मसले का मुकाबला कैसे करें। उनकी रणनीति स्पष्ट नहीं है। जब रणनीति स्पष्ट होती है तो आदमी जो भी खिलाफ आपके खड़ा होता है, वो अगर थोड़ा बहुत आगे भी बढ़ जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपको खुद ही नहीं पता है कि आपको करना क्या है, तो हड़बड़ाहट बहुत ज्यादा होती है। भाजपा इस वक्त उस स्थिति से गुजर रही है। अच्छा, इसी में एक और चीज मुझे याद आ गई, वो भी पूछ रहा था। जब मैं अभी आ रहा था तो कैब में मेरे ड्राइवर ने मुझसे बोला कि सर, वो मोदी जी बोल रहे थे कि भ्रष्टाचारियों का एक समूह बन रहा है और इसमें करप्ट लोग हैं, परिवारवादी वाले लोग हैं। तो उसने ही मुझे बोला कि इनकी पार्टी में नहीं है क्या करप्शन वाले लोग? जब लोग, आप जो कह रहे हैं, जब लोग इस तरीके से बोलने लगे, खुद उसका जवाब खोजने लगे, तब तो ऐसा लगता है कि विपक्ष को भी शायद समझाने की जरूरत नहीं है, जनता खुद जवाब खोज लेती है। जनता जब खुद जवाब खोजने लगे, इसका मतलब यह है कि वो उनके विकल्प की तलाश कर रही है, और वो विकल्प उन्हें कहीं ना कहीं जब तलाश कर रही है तो उसको मिल भी जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, धन्यवाद। आज आपने इतनी लंबी बातचीत की, क्योंकि मुझे पता था आपके साथ अगर मैं बैठूंगा तो ये जितने भी मार्केट में र्यूमर्स और व्हाट्सएप और ये सब आ रहे हैं, इनसे कहीं ना कहीं लोगों को क्लैरिटी मिलेगी कि क्या सिनेरियो है आज की डेट में। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, बातचीत की। थैंक यू सर।